यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं यार। मैं अगर आपको ये बोलूं कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका सीपीटी या फाउंडेशन में कोई रैंक नहीं, इंटरमीडिएट में कोई रैंक नहीं, एंड सीए फाइनल में रैंक, और वो भी रैंक AR3 लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं AR3 सीए फाइनल मई 2024 एग्जाम में जिन्होंने लाया है। उनका नाम है किरण मनराल। तो किरण, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। ये जो होता है ना, रैंक लाना और सिंगल डिजिट रैंक लाना और टॉप 3 में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। करेक्ट। तो पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कल कैसे पता चला कि अपन पास हो गए, रैंक आ गई, और उसके बाद का रिएक्शन तुम्हारा क्या था, घर वालों का क्या था? काफ़ी अनरियल फीलिंग था। मैंने AIR के लिए तैयारी तो हमेशा एम तो वही होता है कि AIR लाना है, बट टॉप 3 में रहना वाज काफ़ी टाइम लगा डाइजेस्ट करने में, सिंक इन करने में कि ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड। बट हाँ, कल सुबह एक्सपेक्टेड था कि 11 के अराउंड रिजल्ट आएगा, बट 10 o'clock को फ़ोन रिंग हुआ अननोन नंबर से। मेरी मम्मी ने एक्चुअली फ़ोन उठाया एंड शी पास्ड इट ओवर टू मी। तो फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था कि शायद दिस इज़ द कॉल। बट हाँ, फिर प्रेसिडेंट ऑफ ICAI से बात हुई, उन्होंने बताया कि AIR3 आया है। तो काफ़ी बहुत ही शॉकिंग फीलिंग था। मेरी मम्मी, मेरी बहन मेरे साथ थी, तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, कि मैं उनको अपडेट दूँ उस चीज़ का। मैंने 2-3 बार पूछा, सर आर यू श्योर, आर यू श्योर? फिर कॉल एंड होने के बाद मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया कि ठीक है, प्रेसिडेंट का ही कॉल है। एंड फिर वो तो बहुत ही एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मैं, बिकॉज हमने AIR टॉप 3 कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, प्रेसिडेंट का कॉल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर वेट किया कि एक बार रिजल्ट्स ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए, तो अब हम मेरिट लिस्ट चेक कर ले तो आंखों के सामने। फिर जब वो AIR3 दिखा, फिर से तो जब से कॉल्स चालू हुए हैं अभी तक कॉल्स रुके नहीं हैं। एक के बाद एक। तो कल से एकदम पूरा 100% सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है, बिकॉज न्यूज़पेपर वाले जो है वो आपके इंटरव्यूज ले रहे हैं, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या नया था मम्मी के लिए इस चीज़ को देख के? मम्मी तो काफ़ी डरी हुई थी कि रिजल्ट्स कैसे होंगे। मुझे था कॉन्फिडेंस कि पास तो हो जाऊंगी, AIR एक्सपेक्टेड था। बट उसके बाद से रिलेटिव्स के कॉल्स, हमें फर्स्ट फ्यू कॉल्स हमने किए होंगे अपने पास वालों को बताने के लिए कि ठीक है CA हो गया है एंड ऑल इंडिया रैंक 3 आया है। बट उसके बाद से फिर लोगों के स्टेटस अपडेट होने शुरू हुए, ये हुए, तो उसके बाद से ऑटोमेटिकली कॉल्स आना शुरू हुआ। सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, एक दो से बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। न्यूज़पेपर्स वालों के कॉन्स्टेंटली कॉल्स आ रहे थे, मतलब एक के बाद एक। मैं ऑन कॉल होती थी और उसके पीछे से 2-3 बार कंटिन्यूसली फ़ोन रिंग करता रहता था, वैसा वाला सिचुएशन हो रहा था। मम्मी भी काफ़ी खुश थी। मम्मी को दूर दूर के रिलेटिव्स, गांव से लोगों के कॉल आ रहे हैं, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके कॉल आ रहे हैं। तो मम्मी को काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील कर रही है। राइट। ऐसा भी हुआ क्या कभी उसने कॉल ना किया हो, या कॉलेज का कोई फ्रेंड या रहा हो, या ऑफिस में जिससे बात ही नहीं होती और आज उसने कॉल किया, अरे यार मेरे को लगा रैंक आ गई? मेरे मैनेजर्स का कॉल आया था मुझे। मैनेजर्स का मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने सबके नंबर सेव करके रखे थे कि एक बार रिजल्ट आ गया तो आई विल हैव टू इन्फॉर्म देम, तो मैं सबको बताऊंगी कि CA बन गई, CA बन गई। बट सबका कॉल आया, जिनका मिस कॉल हुआ उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए, कांग्रेचुलेशंस, गिव मी अ कॉल व्हेन फ्री। काफ़ी मुझे कॉल्स मिस करने पड़े। काफ़ी मैनेजर्स बहुत जो छुट्टी नहीं देते थे वो वाले मैनेजर करके, जो छुट्टी नहीं देते थे वो वाले मैनेजर्स का भी कॉल आया। बट हाँ, काफ़ी लोग खुश थे, तो अच्छा लगा। क्लाइंट जिनके ऑडिट किए हुए हैं, वो क्लाइंट साइड से भी लोगों के वाया वाया कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। तो किरण, में पहले ये जो इंटरव्यू है ये एकदम कैजुअल है, इसमें कोई भी ऐसा फिल्टर नहीं, ऑल अनफिल्टर्ड, ओके? तो कैसा रहा तुम्हारा स्कूलिंग, और स्कूलिंग के बाद में जो है वो कॉलेज कैसे रही, तो उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहोगे? तो मैं born and brought up in Mumbai. I've stayed in Ghatkopar since I was born. मैं होली क्रॉस हाई स्कूल, विच इज़ अ कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ जाती थी। स्टेट बोर्ड था। 10th में मेरा मैंने जैसे कि आपको मेंशन किया कि आई वाज ऑलवेज गुड एट स्टडीज बट नॉट द बेस्ट। तो 10th में मेरा 91.8% आया था। मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, 90 वाला थ्रेशोल्ड, मेरे घर वाले खुश थे, मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, बट ठीक है, काम चला लिया उससे। फिर 12th, फिर उसके बाद मैंने HR कॉलेज, लकीली HR का कट ऑफ उस टाइम पे ऐसा निकला कि मुझे HR कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वो भी काफ़ी
अच्छा फीलिंग था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। 12th में आई सिक्योर्ड 5th रैंक इन द कॉलेज। तो उस टाइम पे भी टॉप 3 मिस होने का थोड़ा सा गम था। राइट। तो बट काफ़ी अच्छा लगा, 94.77% आए। इसलिए मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 3 आएगा, क्योंकि मेरा हमेशा से वो थोड़े से मिस हो गया है। लेवल 1 और 2 में भी, इंटरमीडिएट में भी रैंक नहीं था, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर कि मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा, कि नॉन रैंक से रैंक वाला कन्वर्ट हो जाएगा। बट हुआ जब कन्वर्ट, तो डायरेक्टली टॉप 3 में हो गया। तो काफ़ी मतलब पेशेंस रखा और वो वर्कआउट किया, तो बहुत तो ये तुम्हारे लिए है कि लाइक रैंक अपने इंटरमीडिएट में नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, सीए फाइनल में ला सकते हो। और मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू लिए, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में मानसी अग्रवाल आपने नाम सुना होगा, उसका भी पहले कोई रैंक नहीं था, ऑल इंडिया रैंक 3 आया सीए फाइनल में। तो 3 रैंक ऐसी होती है जो बहुत बार नहीं है, जो नॉन रैंकर है उनके लिए ये फिक्स रहता है नंबर। तो हो सकता है अगला 3 रैंक आपका आए, ट्राई करिए, मेहनत करिए उसके लिए। मुझे किरण ये बताओ कि इस बार जो एग्जाम है वो इलेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा था शायद पोस्टपोन हो जाएगा। लाइक हमको भी लग रहा था, सबको लग रहा था, स्टूडेंट तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए थे। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, और जब पता चला यार कि पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ तुम्हारे साथ में? यस, सो जब भी मैं स्टडी लीव में इनिशियली दिसंबर में गई, तो प्लानिंग तो उसी हिसाब से की थी कि मई 2 को एग्जाम, मई 1 मई 2 को तुम्हारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। 4.5 मंथ्स की प्लानिंग की थी, उसके हिसाब से रिविजन्स एंड ऑल सब सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाला था। बट जैन फेब मार्च जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, थोड़ा थोड़ा डिले होते जा रहे थे रिविजन्स, टाइम ज़्यादा लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, शायद मेरे रिविजन्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ओनली होप दैट वाज लेफ्ट वाज कि इलेक्शंस एग्जाम के टाइम पे आ जाए और हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए। तो मार्च में आते आते तो ऐसा हो गया था कि बस अब बता दो रिजल्ट, इलेक्शन की डेट्स बता दो, ताकि हम उस तरह से पढ़ाई कर सके। और वो टाइम तक काफ़ी एग्जॉस्टन भी हो चुका था, बिकॉज मैंने दिसंबर से ही फुल ऑन, मतलब से डे 1 से मेरा प्लान था कि आई हैव टू गेट इनटू इट, एकदम स्टार्टिंग से ही 10-12 घंटे वाली पढ़ाई शुरू करनी है। तो मार्च में आके काफ़ी एग्जॉस्टन हो गया था। ऑडिट जैसा सब्जेक्ट उठा के मुझे फटीग जैसा फील होने लग जाता था कि भाई ये तो मेरा कभी नहीं होगा। बट हाँ, तो फिर मार्च तक आके बहुत ऐसे ड्रेनिंग डेज रहे थे, तो एग्जाम पोस्टपोन होना फेल्ट लाइक द ओनली रिलीफ। फिर 16 मार्च को इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हुए, तो थोड़ा सा होप सब में जाग गई कि हाँ कि बस यही है हमारे सब रिविजन का। ऐसा लगा कि हाँ अब मैं AIR की तैयारी कर सकती हूँ। बट फिर आफ्टर अ 2 डे ब्रेक जब ICI ने अनाउंस किया कि नहीं मिल रहा है हमको, पोस्टपोन नहीं हो रहे एग्जाम्स, हार्ट शाटरिंग था वो। दैट माइट बी वन ऑफ द वर्स्ट डेज दैट आई हैव हैड थ्रू आउट द स्टडी लीव। इतनी हार्ट ब्रोकन थी मैं, मेरा तो फुल ऑन रोने वाला मोड चालू था। मेरी मम्मी बहुत वरीड थी कि मम्मी ने सजेस्ट किया कि बेटा एग्जाम डिफर कर ले, बेटा एक ग्रुप करके दे दिया गया, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट फिर वही है कि मैंने उसी दिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी उस दिन, जब भी मैं बहुत बुरे मूड में थी, और मेरे फ्रेंड्स मोटिवेट करने के पर्सपेक्टिव से मुझे बोला कि चल लेट्स गेट बैक टू इट, लेट्स गेट बैक टू पढ़ाई। मुझे उन पे भी गुस्सा आ गया कि ये बंदे कैसे बोल सकते हैं इनके लिए ये चीज़ इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है ये चीज़ से कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए एंड दे आर रेडी टू गेट बैक टू स्टडिंग। आई वॉज नॉट। बट फिर वही थोड़े आवर्स लगे टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ ये इतना ही थोड़ा सा टाइम बचा और उसी से काम चलाना है। फिर वही सेम डे अपडेटेड शेड्यूल बनाया, रियलाइज़ किया कि पहले जो 3-4-5 दिन देने थे रिवीजन के लिए, वो अभी सिर्फ 1.5 दिन का रिवीजन करना पड़ रहा है एंड में आके। बट हाँ, वही शेड्यूल से काम चलाया, इक्वली डिवाइड किया सब्जेक्ट्स में। और फिर उसके बाद मेरा वो वाला मोड चालू हो गया था कि मेरे को अब सिर्फ अपने शेड्यूल पे ध्यान देना है। दूसरों का कैसा भी चल रहा है, दूसरे कोई भी पेस पे कर रहे हैं, मेरे से आगे मेरे से पीछे, मुझे कुछ मतलब नहीं था। फिर मैंने सिर्फ अपने शेड्यूल पे ध्यान दिया एंड आई ट्राई टू स्टिक टू इट एज मच एज आई कुड। और फिर हाँ, वो काम किया, काफ़ी बेटर फील हुआ, कॉन्फिडेंट फील हुआ कि ठीक है मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, प्लान के हिसाब से चीज़ें जा रही है, तो बेटर लगने लग गया ऑलमोस्ट। और एग्ज़ाम के बाद तो आप मेरे फ्रेंड ग्रुप में आप किसी से भी पूछते तो सब खुश थे कि हाँ बस हो गया भाई, अगर ये पोस्टपोन हो जाते तो हम 1 और महीना पता नहीं कैसे ही काम चलाते, कैसे पढ़ाई करते। तो काफ़ी खुश थे कि चलो हो गया। राइट। तो किरण, जैसा आपने बोला कि उसके बाद में आपने थोड़ा वापस से पिकअप किया, पढ़ना चालू किया एंड ऑल, क्या तुम्हारे ऐसे कोई फ्रेंड्स थे साथ में जिनके साथ में पढ़ते थे? बिकॉज बहुत बार क्या होता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो बहुत सारे ग्रुप तो ऐसे होते हैं जो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं यार साथ में पढ़ भी रहे हैं, साथ में पूरा टाइम दे रहे हैं।
लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी मैंने देखे जो नॉर्मली लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और वो एक को चाय पीने जाना है, वो जाता है, उसकी वजह से सब लोग जा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, 1 घंटा ऐसे ही खराब हो जाता है। हाँ। तो तुम्हारे क्या साथ में पढ़ने के लिए कोई ऐसे ग्रुप में लोग थे या नहीं थे, एंड थे तो कैसे थे? मेरा सबसे बड़ा पढ़ाई में सोच तो मेरी बहन जो मेरे घर पे साथ में हम पढ़ रहे थे। 2 फेजेस है दोनों के, अच्छा भी होता है, दैट इज अ गुड थिंग टू एंड दैट इज अ बैड थिंग टू, बिकॉज आप वही जैसे आपने कहा कभी आप मोटिवेट होते हो उससे, कभी कभी आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि ठीक है ये भी चिल कर रही है तो मैं भी थोड़ा चिल कर ही सकती हूँ। उसके अलावा मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जहाँ से मैंने की, काफ़ी अच्छा ग्रुप था, काफ़ी मोटिवेटेड लोग थे, एवरीवन वाज एमिंग फॉर एन AIR, तो काफ़ी उससे मोटिवेटेड भी फील होता था कि हाँ कुछ करना है मुझे भी। थोड़ा बहुत प्रेशर भी आता था। और स्पेसिफिकली मुझे अभी स्टडी लीव में जाके रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर तुम्हारे पास कोई स्टडी बडी है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। तो मेरे लिए ऐसे 2 दोस्त थे मेरे जिनसे मैं कॉन्स्टेंटली बातें कर रही थी, उनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, मेरी प्रोग्रेस उसके अगेंस्ट कैसी हो रही है, वो सब बातें होती रहती थी दिन भर। मेरे लिए बहुत मेन चीज़ ये भी थी कि मेरे डेली प्रोग्रेस में इतना होता था, मेरे गोल्स ऐसे होते थे ना कि मीट नहीं हो रहे थे डेली गोल्स, तो फिर हर दिन मैं डिसअपॉइंटेड होती थी और मैं फिर व्हाट्सएप पे शुरू हो जाती थी कि यार ये सब्जेक्ट भी बुरा है, ये सब्जेक्ट भी नहीं हो रहा मेरे से, तो कि चलो ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट के लिए तो सभी रो रहे हैं, बट मैं दूसरे सब्जेक्ट भी उठा रही हूँ कि अरे यार SFM के सम भी नहीं सॉल्व हो रहे अब तो मुझसे, अब तो मेरे क्या ही हालत आ गई है। तो बहुत परेशान किया मैंने अपने दोस्तों को स्टडी लीव में बट हाँ उनकी वजह से काफ़ी स्ट्रेंथ भी मिला है, दे मोटिवेटेड मी टू साइन अप फॉर टेस्ट सीरीज कि हाँ किरण दे दे एक बार दे दे, पता चल जाएंगे, अच्छे बुरे मार्क्स भी है तो कोई चिंता नहीं है, तू दे दे बस। बट हाँ उसकी वजह से काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई एम होपिंग मेरी वजह से भी उनको कुछ हेल्प हुई हो। True. हाँ बट यस, बहुत स्टडी बडीज मेरे को लगता है बहुत बड़ा की है टू योर सक्सेस। यस, तो वो जो दोनों फ्रेंड है आपको क्रेडिट दिया है यहाँ पे करके, किरण अगर उनका नाम लेना चाहती है ले सकती है। श्योर एक आदित्य है हु इज विद मी थ्रू आउट माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड एक गौरव है हु वाज इन माई स्कूल, बट कोइंसिडेंटली स्कूल में हमारी बात नहीं होती थी, बट फिर थ्रू इंस्टाग्राम एंड स्टफ हमारा बात होना चालू किया, एंड हाँ बहुत मोटिवेशन मिला ये दोनों बंदों से। चलो नाइस, वेरी नाइस। तो अच्छे दोस्त होने चाहिए लाइफ में जिससे आप बात कर सको, पढ़ाई की बातें कर सको और साथ में लाइक पढ़ सको, वो बहुत जरूरी है। अच्छा किरण, जो एग्ज़ाम का टाइम रहता है, लाइक जब आपने पहले आर्टिकलशिप किया, फिर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी किया। Correct. इसमें से बहुत सारे बच्चे हमको ये पूछते हैं कि लाइक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आई थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वजह से आपका 6 महीना डिले भी हुआ। करेक्ट। तो आप थोड़ा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में इनको बताओ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें या ना करें, एंड करें तो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें। तो मेरे लिए तो सबके लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, तुम्हारी आर्टिकलशिप कैसी चल रही है। वैसे मैंने डेलॉइट जब ज्वाइन किया, बिग 4 ज्वाइन करना ही था इंटर के बाद, तो डेलॉइट हो गया, काफ़ी अच्छा लगा, बट जब काम शुरू हुआ ऑडिट का, वर्क लाइफ बैलेंस ऑडिट में थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, एंड हमें तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, हमें वर्क स्टडी बैलेंस चाहिए होता है। वर्क स्टडी बैलेंस चाहिए, लाइफ है ही नहीं हमारी। तो वो मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट था। फर्स्ट ईयर में मैंने एक्चुअली ट्रांसफ़र लेने का सोचा था, मेरे इतने बुरे हाल हो गए थे, बट वही मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि ट्रांसफ़र लेने से अच्छा वेट फॉर सम टाइम और तुम थोड़ी देर टाइम बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो मेरा वो काफ़ी बड़ा फैक्टर था कि सिंस मुझे पता था मेरी पढ़ाई मैं वहाँ रह के आर्टिकलशिप ऑडिट में करके मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आई विल हैव टू शिफ्ट टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मे बी दैट इज़ द सोल्यूशन। वो काफ़ी बड़ा फैक्टर था, और मैंने रियलाइज़ कर भी लिया था कि मेरे को ऑडिट के अलावा और अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढनी है। तो आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि तुम्हारे पर्सनल गोल्स क्या हैं, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट कि इंडस्ट्री में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने ICI कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज़ दिए थे, ऑल्दो उधर मुझे जो रोल चाहिए था उसके इतने फर्म्स नहीं आए थे, बट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज एक्सीलेंट। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए छोटी मोटी कंपनीज़ के लिए, किसी में तो डेलॉइट से कम भी स्टाइपेंड मिल रहा था। तो सामने से इंटरव्यूअर बोलता है कि हाँ आप तो स्टाइपेंड का देखना पड़ेगा, स्टाइपेंड शायद आपके लिए इशू होगा, बट इंटरव्यू देखे काफ़ी अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था वो। मैं वैसे स्टेज पे पहुंच गई थी वो टाइम पे कि हाँ कोई भी इंटरव्यू दिला दो, दैट इज़ वेरी फाइन, मैं मैनेज कर लूँगी वो टाइम पे। हाँ फिर लकीली JP मॉर्गन का इंटरव्यू देने की अपॉर्चुनिटी मिली, वो उन्होंने ओपनिंग्स डाली हुई थी लिंक्डइन पे,
तो वो थोड़ा आउट ऑफ रीच लग रहा था। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करने की, बट दैट वर्कड वेल। मेरे साथ डेलॉइट में एक और आर्टिकल था जो हम सेम टीम में काम करते थे, हम दोनों ने साथ में इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर किया और साथ में दोनों का हो गया, साथ में दोनों ने मेल चेक किया, ऑफिस में बैठे बैठे मेल चेक किया। तो उसने पहले चेक कर लिया था और वो 2 सेकंड का मेरा टेरर था कि अगर मुझे मेल नहीं आया होगा तो मेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा। बट दोनों का साथ में लगा, तो डेलॉइट में भी साथ में थे, जेपी मॉर्गन में भी साथ में थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और जेपी मॉर्गन में बहुत अच्छा रोल था। मैं वही कहती हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली पी रेशियोज एंड स्टफ पढ़ते हैं वो रियल में यूज होते हैं। प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन क्या है वहाँ जाके पता चला। तो काफ़ी हेल्पफुल था और द कल्चर एज वेल, मुझे काफ़ी ग्रोथ, अपना पर्सनली भी ग्रोथ देखने के लिए मिला। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर जो लोग भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डेफिनेटली ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद में किरण, जो लास्ट के 4 महीने रहे जब तुम खुद पढ़ रही हो घर पे, और जैसा तुमने बताया तुम्हारा 1 BHK है, 1 BHK में 4 लोग रह रहे हैं, तुम हो, सिस्टर हो, मम्मी है, दादी है, तो लाइक क्या था, कैसे था वो एक्सपीरियंस 4 महीने का? और बहुत बार ऐसा होता होगा कि जब हम कोई टारगेट सेट करते थे और वो नहीं हो पा रहा है तो बड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते थे। बहुत बार ऐसा होता है कोई सब्जेक्ट लेके बैठे पढ़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, 3 घंटे बैठ लिए, 3 घंटे के बाद 3 पेज पढ़े, उसके बाद लगता है 3 पेज में क्या पढ़ा वही नहीं समझ रहा। तो कैसे रहे वो स्टडी पीरियड? जब उसमें तुम डीमोटिवेट हो जाती थी तो कैसे अपने आप को वापस से रिबिल्ड करती थी और नहीं बोला करना है मुझे, वो कैसे होता था, क्या था प्रोसेस उसका? तो जैसे मैंने मेंशन किया प्लान, तो मेरा टारगेट था कि स्टडी लीव के पहले सब लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँ। व्हेन आई से लेक्चर्स, मैंने क्या ट्राई किया था हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर डीटी एज वेल, कि मैं लेक्चर्स करूँ, उसके साथ साथ मेरी फर्स्ट रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स भी हो जाए। तो जैसे मैंने डीटी का लाइव लेक्चर्स लिया था, तो मेरे अब मैं रेगुलरली टेस्ट्स तो नहीं दे पा रही थी बिकॉज मेरे ऑफिस की वजह से मेरा बैकलॉग हो जाता था। वीकेंड्स में मुझे लेक्चर्स देखने पड़ते थे रिकॉर्डेड, तो मैं टेस्ट नहीं दे पा रही थी। बट फिर जब मैं पढ़ रही हूँ, आपके लेक्चर्स देख रही हूँ, तो उसी के साथ मैं ट्राई करती थी कि रीडिंग कर लूँ और सम सॉल्व कर लूँ, ताकि मेरी फर्स्ट रीडिंग प्रैक्टिस हो जाए वही टाइम पे। तो प्लान था कि स्टडी लीव चालू होने से पहले सारे लेक्चर्स देख लूँ। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लेक्चर्स मेरे बाकी थे, तो मैंने स्टडी लीव के लिए, और ऑडिट वैसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स अटेंशन बिकॉज काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो स्टडी लीव के फर्स्ट 2 वीक्स मैंने स्पेसिफिकली ऑडिट के लिए रखे कि जितने भी लेक्चर्स बाकी है वो कंप्लीट करूंगी। प्लस एक बार जो शुभम केसवानी सर से मैंने ली थी, तो जो उनकी बुक है उसकी एक रीडिंग मेरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वही ऑडिट बार बार जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना बेटर तुम्हारे दिमाग में बैठता रहेगा। तो फर्स्ट रीडिंग उसकी कंप्लीट की। जब तक मेरा ऑडिट खत्म हुआ तब तक रियलाइज किया कि ओ शिट, मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ अपने दोस्तों से। तो वही एक सॉलिड प्लान था स्टडी लीव का कि 10-12 आवर्स अ डे ट्राई करना है। थोड़ा सा डर लगता है कि आगे जाके एग्जॉस्ट ना हो जाए, बट उसी हिसाब से प्लान बनाया था कि हर दिन फुल प्रोडक्टिविटी रहे। तो जो 4.5 मंथ्स थे उसके लिए हर एक सब्जेक्ट 3 रिवीजन मैंने दिमाग में रखे थे, जो प्रैक्टिकली मैंने सोचा था। इसमें 4-5 का मैंने टारगेट भी दे रखा था, मुझे लगा 3 सीम्स प्रैक्टिकल। उसके हिसाब से हर एक रिवीजन को, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए को टाइम बांटा था। टेस्ट सीरीज इनिशियली मैंने प्लान किया था कि हर एक रिवीजन के बाद एक टेस्ट सीरीज देती हूँ तो 3 टेस्ट सीरीज लगेगी। इवेंचुअली अल्टीमेटली मैंने सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज दी। एक टेस्ट सीरीज लिखी तो हमने प्रॉपर्ली। हाँ, करेक्ट। बट टेस्ट सीरीज के साथ मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स एंड पास पेपर्स भी थोड़े ट्राई किए, तो फिर फ्यू मोर टेस्ट्स देन एक टेस्ट सीरीज। तो वो किया, तो प्लान एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट तैयार था जब भी स्टडी लीव में गई वो टाइम पे ही। फिर इवेंचुअली उसके हिसाब से ब्रेकिंग इट इनटू वीकली प्लान्स एंड डेली प्लान्स। कैसे मोटिवेट करती थी अगर मान लो कभी जो टारगेट था वो नहीं हो रहा है तो? काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होता था, बट वही है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम नहीं चेंज कर सकते। जो कल अगर तुम्हारे टारगेट्स मीट नहीं हो तो तुम उसे नहीं चेंज कर सकते। द ओनली थिंग यू कैन डू इज नेक्स्ट डे के टारगेट तुम अकॉर्डिंगली सेट करो कि तुम्हारे पिछले दिन का बैकलॉग भी मैनेज हो जाए और आज का भी तुम्हारी प्रोग्रेस इनफ हो। तो वही एक माइंडसेट बिठाना पड़ता है कि बिकॉज हम अगर डीमोटिवेट में भी बहुत होती थी, मैंने काफ़ी प्रेशर लेके रखा था कि अच्छा करना है, रैंक लाना है, तो काफ़ी प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट होता है। बट खुद का ही माइंडसेट खुद को ही मनाना पड़ता है कि ठीक है, इट इज़ ओके, आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। जो अभी आज का दिन ही है मेरे कंट्रोल में, एंड आज का दिन आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो प्लान स्लाइटली मॉडिफाई होते जाते हैं, बट उस पर ही वर्क करना होता है।
राइट। तो जैसे तुम अगर अपन सब्जेक्ट वाइज बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कैसा पेपर है, बहुत वास्ट है। Correct. अगर तुम देखोगे जहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है, कहीं कहीं पे असेसमेंट प्रोसीजर, TDS TCS तो कितना बड़ा टॉपिक है अपने Yes, आप में। sir. जब हम पढ़ रहे थे तो तुमको पता है कितना बड़ा टॉपिक है। Sir. तो कैसे इनकम टैक्स को समराइज किया जाए और लास्ट के एक दिन में इतना रिवाइज करना है, तो कैसे तुमने उसको प्लान किया? बिकॉज इनकम टैक्स इसलिए पहले पूछ रहा हूँ, एक तो मेरी स्टूडेंट रही है तो ऑब्वियसली मैं पूछूंगा, और दूसरी चीज आपको पता है किरण ने ऑल इंडिया में 90 मार्क्स स्कोर किया है। आई थिंक 90 इज इंडिया हाईएस्ट। अभी मेरे पास पूरा डेटा आया नहीं है, बट जितना डेटा मेरे पास अभी आया है उसके हिसाब से 90 इज अ पेपर अवार्ड। तो इंडिया में हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स में मार्क्स है वो 90 है। तो कैसे इतना 90, और तुमको क्या ऐसा लग रहा था कि इनकम टैक्स में 90 आएगा? नहीं, इनकम टैक्स के सम सॉल्व करने जाती थी तो चैलेंजिंग लगता था, बट वो है कि इंटर से मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ओवरऑल के साथ कंफर्ट रहा है। मुझे काफ़ी पसंद था टैक्स। जैसे लेक्चर्स भी मैं देखती थी तो आप जैसे सिखाते थे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे, दे मेड सेंस कि ठीक है आप कुछ बोल रहे हो तो समझ रहे कि ओके दिस इज हाउ थिंग्स आर सपोज टू हैपन। चैलेंजिंग होता है तुम्हारे टैक्स रेट्स याद करना, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें याद करना, जैसे TDS TCS आपने मेंशन किया। वो चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली मैं क्या करती थी कि रिवीजन लेक्चर्स ऑब्वियसली आपका पूरा अपलोडेड है, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन लेक्चर्स सुन के ना तो मैं आदत हो जाती है कि आप छोटी छोटी चीजें भी बीच में कुछ रेफरेंस दोगे ना तो वो भी याद आ जाता है कि ठीक है नेक्स्ट सर का यही रेफरेंस होता है। तो उसके चक्कर में एंड आई यूज्ड टू राइट थिंग्स डाउन। तो तुम लेक्चर्स देख रहे हो प्लस तुमने लिख दिया कि ये सेक्शन इतना टैक्स रेट, ये सेक्शन इतना टैक्स TDS रेट, तो वो मल्टीपल रिविजन्स तुम्हारे TDS TCS जैसे चैप्टर्स के लिए तो काफी जरूरी है। उसके अलावा जैसे कंप्यूटेशन वाले सम्स जो काफी PGBP वाले, हाँ एग्जैक्टली, तो उसके लिए PGBP भी तुम मल्टीपल टाइम्स करते हो ना, तो जैसे आपका मास्टर क्वेश्चन है तो उसमें काफी अच्छा कवरेज हो जाता है। फर्स्ट टाइम में भी तुम्हारे बहुत सारे एडिशनल एंट्रीज रॉन्ग आएंगे, बट फिर जब तुम सेकंड टाइम करोगे तब तुम्हें पता होगा कि अच्छा पिछली बार मैंने ये गलती की थी, तो वो सेकंड टाइम करेक्ट हो जाता है। तो अगर तुम मास्टर क्वेश्चन करते हो फिर सब सम्स सॉल्व करने का तुम्हारा टारगेट होता है, तो फिर समझ जाता है कि ठीक है एग्जॉस्टिव तुम्हारी तैयारी हुई है, फिर तुम वही मल्टीपल टाइम्स करते हो तो चीज़ें याद होने लग जाती है। मैं क्या करती थी, मैं हर सम के बाजू में उसमें जो भी ऐसे ट्रिकी पॉइंट होता था ना मैं वही मेंशन कर देती थी। अच्छा। तो फिर इवेंचुअली जब मैं सेकंड थर्ड रिवीजन कर रही थी तो मुझे पता होता था कि ये सब में ये ट्रिकी पॉइंट है, तो अगर एग्जाम में सेम चीज़ रिपीट होती है तो पहले ही समझ जाता है कि ठीक है इसमें ये चीज़ का ध्यान देना है, पिछली बार जो गलती की थी वो वापस नहीं रिपीट करनी है। फिर ऐसे आई रिमेंबर PGBP में टी डिपॉजिट वाला कुछ अकाउंट होता था, एग्जैक्टली हाँ 30, यस वो होता था। फिर उसमें अगर वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं होता था वो एग्जेम्पशन बन जाता था, एग्जैक्टली। एंड फिर उसके बाद उसका 40-60 करो, ये सब चीजें करो, तो देयर इज अ वे दी सम्स आर सॉल्व। तो जैसे 2-3 सम्स अगर आपके क्वेश्चन बैंक में होंगे तो अब समझ जा रहा है जब ये 2-3 कर लिए तो देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू डू दिस। तो मैंने अपनी बुक में वो लिख लिया था कि फर्स्ट यू डू दिस, देन यू डू दिस, देन यू डू दिस, तो एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। अभी वो वाला उससे रिलेटेड कोई भी सम आ जाए मैं सेम फॉर्मेट में उस फिगर्स डाल दूंगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। वैसे चीजें की टैक्स रेट्स ऑब्वियसली एक जगह लिख दिए, वो मल्टीपल टाइम्स तुम याद करो तो यही होप कर सकते हैं कि इवेंचुअली वो याद हो जाए। CA में समझने के साथ साथ कहीं कहीं रट्टा भी मारना पड़ता है, ये जरूरी है और ये हर सब्जेक्ट में होता है। ये वेरी गुड। उसके साथ में लाइक ऑडिट, जैसे शुभम केशवानी सर से आपने ऑडिट लिया, और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है ना जो लाइक अभी इस बार भी अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ऑडिट में इतने मार्क्स नहीं आते हैं। तो ऑडिट को कैसे मैनेज करना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों से जब मैंने पूछा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 3 का इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो उन्होंने पूछा कि ऑडिट को कैसे मैनेज करना, एंड एक उन्होंने बोला था जो IBS करके पेपर है, अगर 5 पेपर है तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है या उसके लिए अलग से और कोई बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी? तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला। तो ऑडिट तो मुझे पर्सनली भी काफ़ी डॉन्टिंग लगता था कि ये कैसे ख़त्म होगा, और लोगों का इंटरव्यूज अभी मैं इधर हूँ, मैंने इमेजिन नहीं किया था मैं कभी इस साइड ऑफ द कैमरा। किसका इंटरव्यू देखा था तुमने? मैंने अक्षय जैन का। हाँ अक्षय जैन से मैंने बात भी की थी, बट ऐसे काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखा। तो ऑडिट वही सबसे मोस्ट डॉन्टिंग सब्जेक्ट होता है, एंड देयर आर पीपल जो
शुभम सर से भी, जैसे वो अपने टेलीग्राम में भी ये कोशिश करते थे कि बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा ऑडिट उठाएं तो इजी होगा तुम्हारे लिए। सर एमसीक्यूज भी पोस्ट करते रहते थे। बट मैंने रियलाइज किया कि मुझसे ये नहीं हो रहा, बिकॉज मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स को अगर मैं फुल फोकस देना चाहती हूँ तो मैं डेली 1-2 आवर्स नहीं निकाल पा रही हूँ ऑडिट के लिए। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो मेरा वही प्लान था कि मैं अगर डीटी को 1 हफ्ता दे रही हूँ तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीक आता है ऑडिट, तो वो पूरा टाइम ऑडिट के लिए मैं डिवोट करती थी। और ऑडिट जब तुम 1 हफ्ता ऑडिट करते हो ना तो तुम 2nd-3rd डे में आके अपनी प्रोग्रेस देखते हो, ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग नोवेयर, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो आई रिमेम्बर मेरा एक बार ऑडिट में ऐसा हुआ, तो बीच में मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया था, एफआर उठा लिया। फिर एफआर के 1-2 ऐसे चैप्टर्स किए जो मुझे पसंद है, जो मुझे पता है कि मेरे से सम सॉल्व हो जाते हैं, वो सॉल्व किया तो बेटर, फिर मोटिवेशन आया कि हाँ तो थोड़ा अच्छा फील। हाँ एग्जैक्टली। फिर वापस आई जम्प बैक टू ऑडिट। तो वही दूसरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के साथ ऑडिट मैनेज किया। काफ़ी ऑडिट में थ्योरी है तो काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती है। और मैं ना वैसी बंदी हूँ, स्कूल लेवल से भी मैं वैसी बंदी रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए आंसर में। तो ऐसा नहीं कि मैंने मेन पॉइंट्स याद कर लिए फिर मैं अपने मन से लिख लूँगी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ ऑडिट के सब्जेक्ट्स में कि ठीक है एक पेज में इतना सारा टाइम लगा दे क्योंकि ये लाइन मेरे को परफेक्ट करनी है, ये लाइन मेरे को परफेक्ट करनी है। बट उसकी वजह से मेरे को फर्स्ट रिविजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट उसकी वजह से मैं जब 2nd रिविजन या 3rd रिविजन में मैंने जंप किया तो मुझे चीज़ें याद थी। मतलब जैसा सर ने टेक्स्ट बुक में लिखा है वही मैं खुद के मन से रिकॉल कर पा रही हूँ। तो सिंस मेरा फर्स्ट रिविजन काफ़ी टाइम लगा के अच्छे से किया था, इसलिए मेरे को 2nd और 3rd रिविजन में वो हेल्प हुआ। तो वही मेरा क्वालिटी का मैंने काफ़ी ध्यान दिया, उसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ रिविजन्स में भी कम हुए होंगे, बट जो फर्दर रिविजन्स थे मेरे वो ईजी हो गए। दैट इज़ हाउ आई टैकल्ड ऑडिट। एज फॉर आईबीएस न्यू था हमारे लिए, एग्जैक्टली न्यू था। बट आईबीएस को मैंने इनिशियली जैसा प्लान किया था कि अगर 1 हफ्ता में हर एक सब्जेक्ट को दे रही तो 1 हफ्ता में आईबीएस को दूंगी। मुझे नहीं पता था कि आईबीएस टैकल कैसे करना है, बट मैंने बस टाइम रखा था उसके लिए। बट इवेंचुअली मेरे हर एक सब्जेक्ट में अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा ले लो कि एफआर में कर रही थी बट एफआर में 1 दिन एडिशनल लग गया, एसएफएम में 1 दिन एडिशनल लग गया, आईबीएस के लिए 2 दिन ही बचे। तो अगर मैंने पूरी स्टडी ली, मैं आईबीएस सिर्फ 2 दिन पढ़ा है और एग्जाम के पहले पढ़ने की कोशिश की है। वो लास्ट एग्जाम था तो फुल वेकेशन मोड ऑन हो गया था एग्जाम आते आते। बट 2 दिन मैंने आईबीएस किया। केस स्टडी डाइजेस्ट ली थी, प्रोफेसर्स ने केस स्टडी डाइजेस्ट निकाली थी, तो सिंस कुछ प्रैक्टिस मटेरियल नहीं था इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी तो पूरी की हुई थी। तो उसके हिसाब से केस स्टडीज हो जाती है। हाँ करेक्ट। तो केस स्टडीज रीड कर ली कि समझ लिया कि क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, फिर खुद ट्राई किया कि क्वेश्चन में से केस स्टडी डाइजेस्ट में से क्वेश्चन देखा और खुद के मॉड्यूल उठा के आंसर फाइंड करने का ट्राई किया। करेक्ट। तो वो किया। फिर फर्स्ट टाइम बहुत अजीब लगा, मतलब इतनी सारी बुक्स पड़ी होती थी कबर्ड में, द थॉट कि तुम पूरा कबर्ड तुम्हें लेके जाना है एग्जाम में अपने साथ, काफी अजीब लगता था। बट सब ही कर रहे थे, दैट वाज द बेस्ट प्रिपरेशन कि एक पेटी भरी, वो इनफ नहीं हुआ तो एक बैकपैक भी भरा। तो मैं 2 फुल बैग्स लेके सोसाइटी वाला ने पूछा नहीं कहाँ जा रही है तू? हाँ मैंने सोसाइटी वाले, मैंने अपने बाजू वाले से बैग्स मांगे क्योंकि मेरे बैग कम पड़ गए थे। तो फुल तैयारी करके मम्मी को लेके गई क्योंकि खुद तो नहीं उठाए जा रहे थे सब। मम्मी लेने भी आई थी, छोड़ने भी आई थी, तो वो लेके गई। और मैंने देखा मॉड्यूल ने मेरी काफ़ी हेल्प की आईबीएस में। जैसे कॉस्टिंग और लॉ हमने पढ़ा नहीं हुआ था, तो कॉस्टिंग में मैंने क्या किया, कॉस्टिंग के काफ़ी जनरली आता नहीं है, काफ़ी कम वेटेज होता है आईबीएस में कॉस्टिंग का, बट हमारे टाइम पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। तो वही लॉ और कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट्स में सिंस मैं आई वाज नॉट फेमिलियर विद द मॉड्यूल्स क्योंकि कभी देखी नहीं है मॉड्यूल्स, तो मैंने सबसे पहले अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कॉस्टिंग का तो मैंने इलस्ट्रेशंस ढूंढने की कोशिश की कि क्या ये सेम मॉड्यूल में रिपीटेड है। एंड लकीली वो फॉर मी इट टर्न्ड आउट कि सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल में। तो मुझे फट से इलस्ट्रेशन मिल गया, मुझे 5 मिनट लगे होंगे उसे ढूंढने के लिए। फिगर्स चेंज थे, वो मैंने फिगर्स चेंज करके सॉल्व कर दिया सेम मैनर में। ऐसे हेल्प हुई। ऑडिट का मैंने मॉड्यूल्स पढ़ी हुई थी थोड़ा बहुत, इतना टाइम नहीं था बट थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स पढ़ी हुई थी। तो ऑडिट में भी एक वियर्ड क्वेश्चन था जो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से, बट आई रिमेम्बर्ड कि ये मैंने ऐसे 240 के अराउंड कहीं देखा है, तो जल्दी जल्दी से मॉड्यूल पलट के इलस्ट्रेशन सारे ढूंढे तो वो भी मिल गया। तो काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मैं बोलूँगी कि मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्पफुल थी फॉर आईबीएस। राइट। तो मॉड्यूल्स जो है जितने भी सब्जेक्ट की है वो आपको कैरी करके जाना है साथ में,
करेक्ट सब क्योंकि बहुत मटेरियल, सारे हाँ नॉट सब जस्ट मटेरियल, मॉड्यूल बट आपकी कॉम्पैक्ट, आपका क्वेश्चन बैंक, सारा जितना आपके कॉम्पैक्ट पास कंपाइलर और मटेरियल जितना है। मटेरियल है वो सब लेके जाओ, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। Yes. और इस बार तो ऐसा हुआ था कि कंपाइलर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज था आईबीएस में हाँ, करके, ठीक है। हाँ, तो लाइक बहुत बार ऐसा हो सकता है, तो आपको हर मटेरियल है वो साथ में लेके जाना है। Correct. किरण मुझे एक चीज बताओ कि लाइक लोग बोलते हैं रैंकर जो है वो दिन में एक तो 20-20 घंटे पढ़ते हैं, रैंकर कुछ अलग चीजें, अलग तरह की चीजें खाते होंगे करके, ठीक है। Yes. तो मैं नहीं मानता दोनों चीजों को, तो तुम बताओ कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या चीजें तुम खाते हो कि भाई रैंक आ जाए। मुझे सिंस मेरा भी इंटर में रैंक नहीं था ना, तो मुझे भी ऐसे लगता रैंक था। अनअचीवेबल लगता था कि पहले कि ये कोई डिफरेंट स्पीशीज के लोग होते हैं। Exactly. मतलब पता नहीं ये क्या प्रिपरेशन करते हैं, या तो क्या टैलेंट होता है इनमें जो हम में नहीं है, True. राइट। बट फिर वही अभी ये स्टेज पे हूँ तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने अपने मेरी जो प्रेफरेंसेस थी और मुझे जो सूट हो रहा था अपने पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से मैंने अपना स्टडी प्लान किया एंड इट वर्कड फॉर मी। तो तुम्हारा पर्सनली तुमको अपने स्ट्रेंथ्स कंसिडर करने हैं कि तुम्हें कैसा जमता है, तुम कितने आवर्स पुट इन कर पा रहे हो, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते। तो इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। सबका मतलब सबका प्लान विल वर्क फॉर देम। हार्ड वर्क, नीडलेस टू से यू हैव टू पुट इन द मोस्ट हार्ड वर्क। मैंने ऑन एन एवरेज वही मेरा टारगेट होता था 10 से 12 घंटे पढ़ने का। ऑन बैड डेज कम भी हुआ है, 8 आवर्स या उससे कम। ऐसे भी दिन हुआ है कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। अच्छा। मैं ऑडिट उठाती थी, मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब हो गया था। ख़राब एज इन मैं रात को पहले 2 बजे सोती थी, 4 बजे, 6 बज के 8 बजे और 10 बजे भी सोई हूँ मैं। अच्छा। दिन में सोई पड़ी रहती थी और रात भर पढ़ रही हूँ, वैसा हो गया था मेरा। तो फिर हाँ वही, तो मेरे आवर्स थोड़े कोई दिन कम होते थे, कोई दिन ज़्यादा होते थे, बट मैंने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। और वही जो तुम जितने भी आज तुम पुट इन कर रहे हो, यू हैव टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव। कि मैंने ऑडिट उठाया, मुझे समझ रहा है कि ये सब्जेक्ट में मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे अपने आवर्स नहीं वेस्ट करने हैं, मेरे को अपने प्रोडक्टिव आवर्स ही डालने हैं एट वर्क। तो मैंने टारगेट किए थे 10-12 आवर्स फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। तो वही मैं कहूँगी कि टारगेट तो हाई ही रखना है, एम तो हाई करना है, बट फिर वो नहीं अगर अचीव होता है तो उसके हिसाब से अपना प्लान चेंज करना है। वो कोई स्पेसिफिक फूड वगैरह खाना रहता है रैंक लाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं सर, मेरा मैं एंड में इतनी परेशान थी कि मेरा खाने में तो ध्यान ही नहीं था। मैं बैठी रहती थी अपने स्टडी टेबल पे, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना लाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी कि खा ले हो गया है खाने का टाइम। कुछ नहीं, मेरा घर का नॉर्मली खाना था, बाहर का एंड में थोड़ा कम कर दिया खाना क्योंकि तबीयत पे ध्यान देना था, बट कुछ नहीं, नॉर्मली खाने से आ गया रैंक। अच्छा, एक चीज़ बताओ, बहुत बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सोशल मीडिया आज की डेट में, आज की डेट में तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं जब बोलते हैं कि सर हमने उसकी पोस्ट देख ली और उसके बाद हमारा दिन ख़राब हो गया करके, ठीक है। एक लड़की का भी कॉल आया कुछ टाइम पहले, बोलती है पढ़ाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा पढ़ो, क्यों नहीं हो रही? तो बोले मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल की, उसकी शादी हो गई, वो घूम रही है, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं हो रही, ठीक है। तो तुम कितना सोशल मीडिया यूज़ करती हो, या उस टाइम पे कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें था, या मोबाइल बिल्कुल ही छोड़ दिया था, या क्या था? सोशल मीडिया तो इन जनरल काफ़ी, मतलब डे टू डे लाइफ में जब मेरा ऑफिस चालू था तो काफ़ी यूज़ करती थी। स्टोरीज पोस्ट करना, स्टोरीज देखना, सब अप टू डेट रहती थी। बट फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब मैं नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया, तभी रियलाइज़ होने लग गया कि ये कम करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफिस में सारा टाइम काम करने में ज़्यादा था और घर में पढ़ाई में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था टाइम। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके खुद ही कम होते गया। मतलब मेरा ऐसा पॉइंट आ गया था कि मेरे पास इंस्टाग्राम ऐप फ़ोन पे पड़ा है बट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्टडी लीव वो आ गया था। फिर मैं स्टडी लीव में गई तो दिन में पढ़ाई के अलावा कुछ करने के लिए होता नहीं था। मतलब दोस्तों से बात करना थोड़ा बहुत तो चलता रहता था, बट तुम्हें ऐसे ब्रेक चाहिए होता है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करती थी, बट देयर वाज ऑलवेज अ लिमिट। मेरे को कभी ऐसे वो नहीं हुआ कि घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट हो गए। तो थोड़ा बहुत यूज़ किया, दिसंबर में यूज़ किया, जनवरी में यूज़ किया। उसके बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, ये जो अगर इससे सोशल मीडिया से मेरा आधा घंटा 1 घंटा भी बच रहा है ये अनइंस्टॉल करके, तो वो बचाना पड़ेगा। अगर वो मेरा पढ़ाई कर सकती हूँ मैं वो टाइम पे भी, तो वो बचाना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम सबसे पहले अनइंस्टॉल हुआ। उसके अलावा यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम तो चालू था। यूट्यूब में यू गेट रिविजन, लेक्चर्स एंड डेली अपडेट। वो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है बिकॉज वो एल्गोरिदम की वजह से तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोज सब आएंगे,
बट हाँ उसके लिए थोड़ा फोकस का ज़रूरत है। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं तो वो तो चाहिए। व्हाट्सएप में यू हैव टू कंट्रोल कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो मेरे तो वही 2-3 स्पेसिफिक चैट्स थे जिसमें पढ़ाई का ही अपडेट्स आ रहा था, जा रहा था, एक दूसरे की प्रोग्रेस ट्रैक हो रही थी। तो लास्ट फ्यू मंथ्स में सिर्फ उतना ही था कि पढ़ाई रिलेटेड ही, सोशल मीडिया भी सब पढ़ाई के लिए यूज हो रहा था। तो देख लो जितने भी लोग सुन रहे हो ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप पे कंट्रोल होना, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज बिना डिसिप्लिन के चीजें नहीं मिलती। लोगों को लगता है कि लक होगा उसका, ऐसा होगा, नहीं। वो जो प्रोसेस पे ध्यान दिया इतने मंथ के लिए, सोशल मीडिया सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे रिलेटिव, बहुत सारी चीजें आपने सेक्रीफाइस की होगी। ऐसा हुआ होगा ना कि लाइक कोई रिलेटिव आ रहा है तो बोला बात ही नहीं करनी, वैसा हुआ? हाँ, मेरी फैमिली काफ़ी सोशल है। हमारी जो कम्युनिटी है काफ़ी ऐसे वेलनेट कम्युनिटी है, तो लोगों का घर पे आना जाना लगा रहता है। मेरी पूरी फैमिली, जो चाचाज हैं, बुआज हैं, सबकी फैमिली मुंबई में रहती है, तो काफ़ी आना जाना लगा रहता है। सिंस मेरी दादी रहती है घर पे, तो लोग खबर बात पूछने सब आते रहते हैं। तो वो एक मेन फैक्टर था कि हमने स्टडी लीव पे जाने से पहले मना कर दिया था कि घर पे अभी किसी की एंट्री तुमने रिलेटिव को मना कर दिया, मत आओ मेरा हमारे घर पे? हमने मम्मी से कॉल करवाया, बुआ चाचा लोगों को, कि बस अभी मई के बाद ही एंट्री मिलेगी घर पे। फिर नेबर्स का भी बंद करवा दिया था, मम्मी को बोला था घर के अंदर किसी को एंट्री नहीं देनी। डोरबेल थी हमारी, बैटरी वाली डोरबेल है, तो मेरी बहन ने उसमें से सेल निकाल दिए थे, तो हमारी डोरबेल ही नहीं बजती थी। काफी डिलीवरीज भी मिस कर दी है, क्योंकि डिलीवरी बॉय आके डोरबेल बजा के गया बट किसी ने खोला ही नहीं। तो वो फोकस के लिए वो मोड ऑन किया। मम्मी और अम्मा को भी अंदर बेडरूम में आना अलाउड नहीं था। अगर बेडरूम में आए तो फिर बात ना करें। अच्छा, अगर मेरे स्टडी टाइम के बीच में तुम आ रहे हो बेडरूम में तो प्लीज इधर उधर की बात ना करना, वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था। तो हाँ, वो सब छोटी छोटी चीजें काफी गिव अप की इसके लिए। अभी सब काफी खुश है। जब मई के बाद एग्जाम्स आए, रिजल्ट्स के टाइम पे सबको बुलाया कि आओ आप पार्टी करेंगे। तुम भी डिजर्व करते, तुम्हारा भी एक कंट्रीब्यूशन है। राइट, वेरी गुड। एंड लाइक ये जो है, अभी तुम सीए बन गई हो, ऑल इंडिया रैंक 3 है, बहुत बड़ी बात है, बहुत पैसा भी मिलेगा। आगे जाके करना क्या है? एंड ऐसा होता है ना, लाइक हर किसी का ऐसा सपना होता है। व्हेन आई केम टू मुंबई, तो मुझे ये लगा था यार एक खुद का घर लेना है मुझे पैसे कमा के, और एक गाड़ी लेनी है अच्छी। तो तुम क्या करना चाहती हो आगे जाके? अभी तो मैंने जैसे बताया, JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, तो फाइनेंस सेक्टर में ही आई विल ट्राई टू फाइंड अ बेटर रोल। अभी सिंस रैंक के पहला वाला वैसा फेज था कि क्या करना है, रैंक आए, काफ़ी अनसर्टेनिटी थी कि रैंक आएगा या नहीं आएगा, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिकॉज मार्केट भी इतना अच्छा नहीं है अभी। बट अभी होपफुली बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, काफ़ी सारे चांसेस खुलेंगे ये रैंक की वजह से। तो वही फाइनेंस सेक्टर में कुछ आगे जाके अच्छा करना है। उसके अलावा ड्रीम, लाइक यू सेड, मेरा भी वही रहेगा, मुंबई में घर बनाने का। तो इवेंचुअली वो भी आगे जाके फिलहाल करियर में फोकस करना है, बट इवेंचुअली वो ड्रीम्स भी मीट करने के स्टेज पे पहुंच जाएंगे। राइट अभी जब से रैंक आई, ऐसे कोई रिलेटिव आए रिश्ता विश्ता लेके के चलो यार किरण के लिए ये लड़का ढूंढ ले? मम्मी को ऐसा किसी का कॉल आया? रिश्ता विश्ता नहीं, मेरे रिलेटिव्स ने पूछना चालू कर दिया कि किरण की एज क्या है, बट अभी तक रिश्ते नहीं आए हैं। अच्छा। चलो जल्दी बहुत अच्छा रिश्ता आएगा फिर। और जैसे मैंने ऐसा सुना कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ पढ़ते ही है, बाकी उनकी लाइफ में कोई हॉबीज या ऐसे कोई इंटरेस्ट वाले एरियाज नहीं रहते। तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम्हारा? क्या ऐसा था कि जब तुम एकदम पढ़ाकू ही हो, या बाकी कभी घूमने भी चली जाती थी फ्रेंड्स के साथ, या लाइक वैसा भी रहा आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में? मैं काफी पढ़ाकू हूँ, मेरे को फोकस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, बट फिर मेनली पता है कि ये गोल है, सीए फाइनल अचीव करना, अच्छे मार्क्स से लाने हैं, तो गोल काफ़ी क्लियर था, तो फोकस करने में इतना इशू नहीं हुआ है। बट ऑब्वियसली काफ़ी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे लास्ट वीक तो हम घूम ही रहे थे। अच्छा। कभी किसी दिन यहाँ डिनर हो रहा है, किसी दिन टीम के साथ हो रहा है, किसी दिन फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, काफ़ी वही लास्ट फ्यू डेज से तो वी मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट। हर दिन कुछ ना कुछ नया प्लान बन रहा है, तो वो लाइफ भी जी हुई है। स्टडी लीव के लिए भी प्लान पक्का था कि 4.5 महीने घर पे बताना है, तो एक इवेंट था 31 दिसंबर, तो डिसाइड किया था कि 31 दिसंबर हाफ डे सुबह पढ़ाई होगी, उसके बाद शाम को बाहर निकलेंगे, फिर फर्स्ट का भी हाफ डे बाहर यही सब में जाएगा, घर आने में, आराम करने में, और फिर फर्स्ट जनवरी सेकेंड हाफ से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बीच का 24 आवर्स अपने लिए ब्रेक सोच के रखा था। उसके अलावा मेरे फ्रेंड के भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके भाई की शादी तय हुई थी, विच वाज इन अप्रैल।
तो पता था कि उस दिन छुट्टी चाहिए तो प्लान अकॉर्डिंगली किया था कि इस दिन छुट्टी लेनी है। और वो तो उसने ना बोलने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया कि आना ही है, मेरे को पता है तेरे सीए फाइनल एग्जाम है, तू पढ़, तू प्लान इसी तरह करके भाई की शादी अटेंड कर सके। तो वही पहले से प्लान था कि 31 दिसंबर को छुट्टी होने वाली है, अप्रैल में 1-2 दिन छुट्टी होने वाली है, प्लान उसी अकॉर्डिंगली किया। उसके अलावा पूरे 4.5 महीने में घर पे थी, बट हाँ आर्टिकलशिप के टाइम पे वीकेंड्स यहाँ वहाँ जाना काफ़ी एंजॉय किया है। मुंबई को पूरा एक्सप्लोर किया है। हाँ राइट, वेरी गुड। अच्छा, ये जितने भी बच्चे हैं अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ मई 2025 में एग्ज़ाम देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम बताना चाहोगी कि अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो यू कैन क्लियर इन दिस नवंबर और मई जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड यू कैन क्लियर विद द गुड मार्क्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनको बताना चाहोगे आप? मेरे लिए तो वही मैं अभी जाके रियलाइज कर रही हूँ, जो मैंने प्रेपरेशन की वो अभी इट टर्न्ड आउट टू बी द AIR 3 वाली प्रेपरेशन। तो मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें ही की थी, इनिशियली से पता था कि हार्ड वर्क तो करना ही है। और हाँ आई वुड से कि अंडर एस्टिमेट ना करें खुद को, बिकॉज मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मेरा AIR आए। मेरे को मतलब ऑब्वियसली काम किया था AIR के लिए, बट ऐसे कभी खुद पे इतना भरोसा नहीं था कि रैंक ला सकूँ कमिंग फ्रॉम नॉन रैंक बैकग्राउंड इन इंटर CA। तो वही एम हाई करें और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, बिकॉज आई वुड से कि अगर मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है जेन्युइनली। तो हाई एम रखें, अपना वर्क हार्ड करें, और हाँ फोकस शेड्यूल उसी तरह से बनाएं जो खुद को सूट हो सकता है। मतलब मैं खुद इंटिमिडेट हो जाती थी प्रीवियस रैंकर्स से सुन के, 4, 5, 6 रिविजन। आई एम श्योर उनने उस तरह से प्लान किया होगा कि उनके लिए वो पॉसिबल था, बट मुझे पता था मेरी कैपेसिटी कितनी है, तो उसी हिसाब से प्लान किया एंड दैट वर्कड आउट फॉर मी। तो आई एम श्योर कि अगर हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्लान करे तो दे कैन ऑल्सो वर्क इट आउट। डन। तो ये वाली चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, पढ़ाई है वो कंसिस्टेंटली करनी है। इन्होंने सिर्फ 4.5 महीने में 2 दिन छुट्टी ली थी, एक तो वो 31st वाली और एक फ्रेंड के भाई की शादी वाली। और लाइफ में ऐसा लगता है कभी कभी ब्रेक भी जरूरी होते हैं, बिकॉज उसके बाद में आपका जो और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छे से प्लान होनी चाहिए आपके साथ में। और गाइस, अगर आप ये ढंग से प्लान से आप पढ़ते रहेंगे, जैसा किरण ने किया वैसा तुम भी कर सकते हो। एंड किरण, थैंक्स अलॉट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जब भी मैं आज से 10 साल बाद जब देखूं तो ऐसा लगना चाहिए यार किसी कंपनी की CEO है, CFO है, या कोई अच्छे लेवल पे अच्छा काम कर रही है, स्टार्टअप चालू किया है, फाइनेंस के फील्ड में कुछ अच्छा किया है। सो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सब के लिए। एंड हम लोग जब ये फेलिसिटेशन इवेंट करेंगे अभी मुंबई में ही, और तुम मुंबई से हो तो हम लोग मिलने वाले हैं एंड पार्टी करने वाले हैं। सो थैंक्स अलॉट, थैंक यू। Thank you so much for calling me.